केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी हैं। क्लास आपसे जुड़े हर उस सब्जेक्ट की जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे, गारंटी। न सिर्फ आप अपने अधिकारों के लिए यहां पर आवाज बुलंद होते हुए देखेंगे, बल्कि आपके कर्तव्य क्या है एक नागरिक होने के नाते, इसे भी हम याद करवाएंगे ठोक बजाकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस मसले पर लगेगी क्लास, जान लीजिए। पहला पाठ शिक्षा और सियासत का। पेपर लीक पर कानून, बयान, नीति, नियत, वो बातें बताएंगे जो संसद की कार्रवाई में आपने सुनी नहीं, जिसे कहते हैं बिटवीन द लाइंस, जिसे कहते हैं असल फैक्ट, नैरेटिव से थोड़ा दूर। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, राजनीति और आईटी की एक क्लास है। क्या सोशल मीडिया एल्गोरिथम एक डिजिटल वशीकरण मंत्र की तरह काम कर रहा है? आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप फंसते चले जा रहे हैं। ये रील वाली विचारधारा, हाँ, आदत की बात नहीं कर रही हूं, विचारधारा के निर्माण की कैसे एबीसी तैयार कर रहे हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स, आज वही चैप्टर आपके सामने रखूंगी। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, बगावत से डरे पाकिस्तान पर यह क्लास लगेगी। पीओके की धरती लाशों से बिछ गई है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग कहां है, हम भी ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के पाप पर अंतिम चेतावनी वाला यह चैप्टर होगा। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, आर्थिक राष्ट्रवाद की एक क्लास। देश में जल्द ही आ रहे हैं 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट। प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, जानकारी और जागरूकता बढ़ाने वाला यह चैप्टर भी होगा आपके सामने। और फिर आएगा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको बताएंगे उस मंदिर के बारे में जिसमें 1444 खंबे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सोचा है कभी? लेकिन उससे पहले देश भर और दुनिया भर की खबरों का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। नीट प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत छोड़ने के आदेश। कहा, जिन पर पहले से केस नहीं, उन पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, यूपी, केरल को नोटिस भी। एमपी के दतिया में उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका के बीच चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बीजेपी पैसे देकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बताया चुनावी हार का डर इसे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में भारी बवाल हुआ है। करंट लगने से पीएचडी छात्रा की मौत पर फूटा गुस्सा। वीसी कार्यालय के सामने छात्रों ने किया प्रदर्शन। जोधपुर में 129 बीघा सरकारी भूमि में गड़बड़ी। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ ने 2 जजेस के बंगले, गीता भवन, स्कूल, कॉलेज, 4 मंदिरों को पर ठोक दिया है दावा। नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई। उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। चंबा में फ्लैश फ्लड से कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दक्षिणी जापान में आया 7.1 तीव्रता का भूकंप। कुमामोटो, नागासाकी समेत कई शहरों में आपातकाल जारी। 48,000 घरों की बिजली कट गई है, सड़कें उखड़ गई है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब न्यूज की पाठशाला में शिक्षा और सियासत की क्लास। कई दिनों से उमस, भरी सारी गर्मी के बाद आज बादल गरजे,
और बरसे भी। जिस तरह दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहारों ने ठंडक पहुंचाई है, ठीक उसी तरह देश की संसद में हंगामे की वजह से चर्चा का सूखापन आज बहस के शब्दों से खत्म हो गया। लोकसभा में दोपहर 2 बजे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष से 8 और विपक्ष से 12 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात को रख दिया है। अभी भी बहस चल रही है, लोकसभा की कार्रवाई चालू है। अब यह सबसे आसान होता कि मैं आपको आज ये बता देती कि लोकसभा में फला नेता ने फला बात कही, सत्ता पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, इसने ये आरोप लगाए, फिर उसका ये जवाब आया। लेकिन ये न्यूज़ की पाठशाला है। हम आपको यहां उन चीजों को बताते हैं जो ना कही गई हो। ना कहने के बीच और कहने के बीच में जो चीज रह जाती है, बिटवीन द लाइंस, हम वो भी बताते हैं। मतलब जो ना कही गई हो लेकिन कह दी गई हो। जो संसद में कहा गया उसके आगे क्या, जो संसद में कहा गया अब उसके पीछे क्या। आज कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो तालियां तो बजी, और वो चेहरा था प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब इंटरेस्टिंग यह है कि प्रियंका जी अपने 29 मिनट 20 सेकंड के भाषण में शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नजर आई, और ये उनकी कला भी है। ये बात तो सच है कि जब वो बोलती हैं तो पूरे ओरिजिनलिटी के साथ बोलती हैं, मुस्कुराती भी हैं, भाव भंगिमाएं उनकी बदलती भी रहती हैं, एंगेज भी करके रखती हैं वो पब्लिक को, और ऐसा हुआ भी। लेकिन प्रियंका जी के भाषण लिखने वालों ने कुछ चीजें जो हैं वो छोड़ दी। राइमिंग तो बड़ी गजब की कैमरा का एंगल नहीं, दिल का एंगल ठीक कीजिए प्रधानमंत्री जी। अच्छी लगी लाइन। उन्होंने कहा पीआर और नैरेटिव के सहारे नैया पार नहीं होती। एकदम सही कहा। काम नैरेटिव से नहीं, फैक्ट से चलता है। मीडिया को अपशब्द कहने से नहीं, तथ्यों पर ध्यान देने से होता है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जब ये कह रही थी कि नैरेटिव बनाया जाता है, पीआर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। इसलिए क्योंकि नैरेटिव और फैक्ट में फैक्ट चलता है, क्योंकि फैक्ट किसी का सगा नहीं होता है, कड़वा होता है और पुख्ता होता है। और इसीलिए आज हम प्रियंका गांधी के उस पूरे बयान को फैक्ट के तराजू पर तौलने की कोशिश करेंगे। शुरू करें? सुनिए पहला बयान। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जबरदस्ती एनटीए बनाकर, प्रियंका जी कह रही हैं एनटीए के कारण मामला उलझ गया। लेकिन ये तो नैरेटिव है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है प्रियंका जी कि आपकी सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी, साल 2010 में देश के 4 आईआईटी डायरेक्टर्स के नेतृत्व में कमेटी बनाती है। आईआईटी खड़गपुर के तत्कालीन डायरेक्टर डी आचार्य इसके चेयरमैन होते हैं। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और रुड़की के डायरेक्टर भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं। और ऐसा कोई डायरेक्टर इसमें नहीं था जिसको आप कह सके कि ये आपकी विचारधारा वाला नहीं था, क्योंकि ये सब आपकी पार्टी के ही सरकार के दौरान डायरेक्टर चुने गए थे, बने थे। इन चारों आईआईटी डायरेक्टर्स की कमेटी ने, ध्यान से सुनिएगा, देश में सभी कॉलेजेस की भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। यह सुझाव कब दिया गया? साल क्या था? 2010। सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से। मनमोहन सिंह को बकायदा उनकी सरकार को इस कमेटी ने कहा कि आपको एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार 4 साल इस फाइल पर बैठी रही, कुछ नहीं किया। फिर आ गया साल 2014, सरकार आ गई मोदी की। 2017 में एनटीए का गठन हुआ।
यानी अभी भी किसकी सरकार चल रही है? मोदी की 2017। अब इस एनटीए के जिम्मे सारे कॉलेज एडमिशन की परीक्षा करवाने का काम शुरू हुआ। अब आपको एक एक करके आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका फैक्ट क्या है बताती हूं। प्रियंका जी ने देश की शिक्षा बजट को लेकर कुछ कहा है, पहले सुनवा दूं वो बयान, सुनिए आप। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। एक बार फिर सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। अब यहां भी गलती कर गई भाषण लिखने वाले। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूं। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही है ना? तो चलिए फिर बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार की। मनमोहन सरकार में यानी 2013-2014 है ना, 2013-2014 इस टाइम पर शिक्षा का जो बजट है उसका शेयर, मतलब कुल जो बजट था उसमें शिक्षा का शेयर कितना था? शिक्षा का शेयर था 3.3%। कितना था? 3.3%। और बजट कितना था? 79,451 करोड़ रुपए। फिर आती है मोदी सरकार, 2014 में आ गई। मोदी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की होगी कि घटाया होगा? देखिए वो कह रही हैं कि लगातार हम बजट को घटता हुआ देख रहे हैं शिक्षा का। मोदी सरकार के मौजूदा बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 1,39,289 करोड़ रुपए। कुल बजट का शेयर ये कितना हो जाता है? 4.6%। और ये वाला तर्क मत दीजिएगा कि ये तो वक्त के साथ बढ़ता ही है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो कुल बजट था, आप किसका हम लिख रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल सरकार में बजट कितना था? 3.7%। अटल सरकार में कितना था? 3.7%। ये जो मनमोहन सरकार है उसमें कितना हुआ? 3.3%। मोदी सरकार में कितना आया? 4.6%। तो फिर घटा कहां है? ये यहां से घटा है कि ये यहां से घटा है? अब ये आप बता दीजिए। 3.7 से 3.3 घटता है कि 3.3 से 4.6 घटता है? ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मनमोहन सरकार में ये बजट कम हुआ जो वाजपेयी के टाइम पर 3.7 हुआ करता था। प्रियंका जी ने एक और बयान दिया जिसमें वो कमेटी पर सवाल उठा रही है। अब वो बयान भी सुन लीजिए। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। तो प्रियंका जी कह रही हैं कि शिक्षा को लेकर कमेटी का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने राधा कृष्ण कमेटी का जिक्र किया और कहा आज तक लागू नहीं हुई। तो मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में शिक्षा को लेकर 3 कमेटियां बनाई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, डी आचार्य कमेटी। ये 3 कमेटियां बनाई गई। क्या इन तीनों कमेटीज की तरफ से कोई बेहतर सलाह नहीं मिली? कांग्रेस सरकार ने ये कमेटी तो शिक्षा में सुधार की मंशा से ही बनाई होंगी, पर आप कह रही हैं कि कमेटियों से कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आई। आप पेपर लीक से बहुत नाराज हैं और हर कोई नाराज है,
और हम ये भी जानते हैं कि आप पेपर लीक को दुरुस्त करना चाहती हैं कि आइंदा से कभी कोई बच्चे को आत्महत्या ना करनी पाए। हमें आपकी मंशा पर किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है प्रियंका जी, पर सिस्टम को आप नहीं नकार सकती कि कमेटी से कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट को नकार देना क्या यह सही है? मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 लोगों की कमेटी बनाई है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 7 लोग। ठीक है, 7 लोग थे इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में, जिनका अभी जिक्र कर रही थी ना प्रियंका जी कि उनकी कमेटी बताइए उसकी कहां सिफारिशें लागू हुई। इस कमेटी ने ही कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की सलाह एनटीए को दी थी। आज सारे एक्सपर्ट भी इसे सबसे भरोसेमंद मान रहे हैं और प्रियंका जी कह रही है कमेटियों में शामिल लोगों या कमेटी से जो है वो कुछ नहीं होगा। खैर, प्रियंका जी को तो कमेटियों में शामिल लोगों से भी दिक्कत हो रही है, सुनिए आप। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रियंका जी मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इससे जो वो झूठ कह रही थी कि इनको क्या पता शिक्षा के बारे में, इस झूठ को तोड़ना जरूरी है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी की तरफ इशारा करते हुए प्रियंका गांधी उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बताती हैं। क्या उनको यह नहीं मालूम था वी कामकोटी की प्रोफाइल क्या है? या सिर्फ प्रोफेसर कामकोटी की विचारधारा जो है वो प्रियंका गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए उनका मजाक उड़ा दिया गया? और इससे कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है प्रोफेसर कामकोटी। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड किसी ने शायद चेक ही नहीं किया। प्रियंका गांधी के ये भाषण लिखने वालों को शायद पता ही नहीं है वो कौन है, जिनके इंटरनेशनल जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हैं। कई पीएचडी है। मास्टर ऑफ साइंस के छात्रों ने प्रोफेसर कामकोटी की गाइडेंस में अपनी रिसर्च पूरी की है। कई पीएचडी और मास्टर ऑफ साइंस के छात्रों ने यह काम किया है। प्रोफेसर कामकोटी भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को डेवलप करने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके हैं और प्रोफेसर कामकोटी 2001 से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं। और आप ये कह रही हैं कि उनको शिक्षा के बारे में क्या पता होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने गौमूत्र पर कोई बात कह दी। इस देश ने मोरारजी देसाई को भी कई मसलों पर अपनी राय देते हुए सुना है, तो क्या उनके क्वालिफिकेशन पर या उनकी सोच पर किसी ने सवालिया निशान लगा दिया? 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यानी तब वो स्कॉलर थे, आज वो गौमूत्र एक्सपर्ट हो गए। वाह! जहां एजुकेशन सिस्टम पर चिंता जताई जा रही थी, वहां एक प्रोफेसर का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है? गजब! प्रियंका गांधी ने एक और सवाल सरकार पर दागा और उस सवाल को आप सुन लीजिए पहले। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। अब ये भी अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य सच ये है कि सीबीआई का वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं पहुंचा, लेकिन ये फैक्ट गलत है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड बताता है 1 महीने में 9.5 केसेस निपटाता है ये कोर्ट, जबकि नॉर्मल कोर्ट 1 महीने में सिर्फ 3.3 केसेस निपटाता है। तो हुआ ना अर्ध सत्य। प्रियंका गांधी ने भाषण के आखिर में और आखिरी कुछ मिनट में सरकार को सुधार के लिए बहुत सारी सलाह दी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, विपक्ष सुधार के लिए सकारात्मक सलाह दे। प्रियंका गांधी ने सलाह क्या दी, आप पहले ये सुन लीजिए।
मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए। सुना आपने? प्रियंका गांधी की मंशा एकदम सही है। सीटें बढ़ेंगी तो नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के सामने और ज्यादा ऑप्शंस होंगे। हालांकि तथ्य यह है क्या कि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त, और ये मैं आपको बकायदा आंकड़ों के लिहाज से समझाती हूं। ये क्या लिखा हुआ है? चलो बोर्ड बाबू, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी या घटी? 2014 में मनमोहन सरकार में कितनी थी? 51,348 सीटें एमबीबीएस की, ठीक है। मोदी सरकार में ये कितनी हो गई? 1,36,939। 1,36,999। इजाफा कितना होता है? इजाफा लगभग होता है 167% का। और इजाफा कैसे हुआ ये भी बता देती हूं आपको। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त इस देश में 51,348 एमबीबीएस की सीटें हुआ करती थी। अभी यानी मोदी सरकार के वक्त जो ये सीटें हैं, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब ये कॉलेजेस बढ़े, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी या घटी? 2014 में मनमोहन सरकार में कितनी थी? 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, 387। अब आ जाइए इधर, मोदी सरकार में यह आंकड़ा 2026 में कितना है? 823। इजाफा कितना है? इजाफा है 113% का। ऐसे बड़ी सीटें आप बढ़ाइए, अरे बढ़ाइए, ये इतने परसेंट का इजाफा है, बढ़ा रहे तभी तो इतने परसेंट का होगा, वरना कितना होगा? 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 113, 167%। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार ने बहुत शानदार काम कर दिया, चलो ताली बजाते हैं, वाह मोदी जी वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत चीजें होना जरूरी है। ये वो सच है जो नैरेटिव और पीआर के चक्कर में आपसे छुपा दिया जाता है। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया वाला नैरेटिव असल में झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। अभी बहुत सुधारों की जरूरत है, यह सच है, लेकिन मीडिया पर लांछन लगा देना बहुत आसान है। सच बोलने की ताकत रखना बेहद मुश्किल होता है। बगैर फैक्ट के कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। आंकड़ों को खंगालना मुश्किल काम होता है। अगर यह काम प्रियंका जी के भाषण लिखने वाले कर लेते तो मीडिया पर गुस्सा निकालने की बजाय वो कुछ सकारात्मक सुझाव देते, वो लास्ट की 2 लाइनें प्लस पॉजिटिव करके आगे ना बढ़ते, क्योंकि आंकड़े से साफ कोई आईना नहीं होता है। और आज ऐसा ही आईना सोशल मीडिया के खेल को भी दिखाने की जरूरत है, और वही है लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सदी थी 19वीं सदी में एक जर्मन फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक नीत्शे। कौन से फिलोसोफर? फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा था, अंधेपन का सबसे खतरनाक रूप यह मानना है कि आपका नजरिया एकमात्र सच्चाई है। नीत्शे जब ये लिख रहे थे तो वो लिख रहे थे इंसानी घमंड के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आज नीत्शे जिंदा होते तो सोशल मीडिया देख रहे होते और हंसते हंसते कहते, मैंने तो सिर्फ चेतावनी दी थी भाई, तुम लोगों ने तो इसे अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। कभी गौर किया है कि आपके मन में किसी मुद्दे, किसी इंसान या किसी विचारधारा को लेकर राय कैसे बनती है? आजकल तो आप लोग बात कम करते हैं, आजकल तो आपकी यारी दोस्ती इससे है, कौन से है? आपकी विचारधारा भी यही बना रहा है, आपकी राय भी यही बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने लास्ट किताब कब पढ़ी थी? तो आप में से कई लोग बोलेंगे स्कूल में या कॉलेज में। अब किताबें पढ़ने या बहस सुनने की चेष्टा तो कोई करता नहीं है। अब तो आपके व्हाट्सएप में वो छोटी छोटी क्लिप आ जाती है,
रूबिका लियाकत ने सामने वाले को धोया, बस उससे पहले और आगे किसी ने देखा ही नहीं, उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं, हमने इसी से अपनी राय बना दी। 15 रील्स, कितनी? 15 रील्स काफी है आपके दिमाग को बदल देने के लिए। बीते कुछ दिनों में हमने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा भी है। 15 रील्स, मैं बताऊं कम कैसे? पहली 3 रील्स आपको एक खास तरह का गुस्सा या उत्साह देगी। जो पहली 3 रील्स किसी भी मामले से जुड़ी हुई आपके पास आएगी ना, या तो वो आपको इमोशनल करेगी, या वो आपको गुस्से से भर देगी, या फिर आपके अंदर एक अलग तरीके का इमोशन पैदा करेगी। पहली 3 रील्स। उसके बाद जो 5 रील्स आप देखेंगे वो आपके अंदर आत्मसात करेगी, आप उस इमोशन को, आपको एहसास करवाएगी कि हाँ, दुनिया में अभी यही चल रहा है। अब कितनी बच गई? 5 और 3 कितने हुए? 8। आखिरी की जो कुछ रील्स हैं वो आपके दिमाग पर मोहर लगा देगी कि जो मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं वही परम सत्य है। पहली 3 ने क्या किया? सिर्फ आपको इमोशनल, उसे कहते हैं इमोशनली आपको हैवी कर दिया। वो 3 के बाद आई वो 5 रील्स जिसने आपको उससे अटैच कर दिया। फिर आई 7 रील्स, आपके दिमाग में उसने स्टैंप लगा दी कि यही परम सत्य है, यही हो रहा है, पूरा देश यही सोच रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। बधाई हो, आपके दिमाग में नैरेटिव बनकर हो गया तैयार। आप खुद पर भी शक करने लग जाएंगे। इसी एल्गोरिदम और नैरेटिव की इस दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया कंपनीज की पोल को खोलकर रख दिया है। दरअसल मेटा ने फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री के उस वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर रोक लगा दी जिस वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने छात्रों के प्रदर्शन के वक्त जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। याद है ना, ये बगल में जो दिख रहा है आपको वीडियो, इस वीडियो को कुछ समय के लिए हटा दिया गया फेसबुक से। जिस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में 303 मिलियन व्यूज मिल गए थे, वो एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो बन गया था। लेकिन इंस्टाग्राम पर इतिहास रचने वाले इसी वीडियो ने फेसबुक पर अपने आप को इनविजिबल होना सही समझा। अचानक कल रात इस वीडियो को रोक दिया गया और एक नोट इसकी जगह चस्पा दिखाई दिया। नोट में क्या लिखा था वो देखिए, ब्लू कलर की लाइन से ब्लिंक कर रहा है। The attached media isn't available in your region due to a legal request। जैसे ही हंगामा हुआ, ये वीडियो दोबारा अवेलेबल हो गया। मेटा ने कहा, अरे ये तो गलती थी, टेक्निकल ग्लिच हो गया ना भैया। अब मेटा क्या है जानते हैं? मेटा क्या है? मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक चलाती है और इंस्टाग्राम चलाती है और व्हाट्सएप चलाती है। यानी आज की डेट में जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं वो किसका है? मेटा का। आईटी मंत्रालय ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को कहा, भैया आओ बात करनी है। मेटा की सफाई हमें नहीं संतुष्ट कर रही है। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा अभी सुलझा नहीं है, आओ बात करेंगे क्या हो रहा है ये। 3 अगस्त को आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स को भी बुला लिया है, स्नैपचैट को भी और गूगल को भी बुला दिया गया। आओ भैया सब बात करेंगे हम। अब सवाल ये उठता है कि पीएम के उसी वीडियो को क्यों और किस उद्देश्य से रोका गया? आपके दिमाग में आया होगा ना ये सवाल। वो कौन सी लीगल रिक्वेस्ट थी? किस भारतीय कानून के तहत मेटा ने प्रधानमंत्री का ये वीडियो रोका? ऐसा क्या कह दिया था पीएम ने? अगर इंस्टाग्राम का वही वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है तो फेसबुक पर बैन कैसे हो गया भैया? कौन सी लीगल रिक्वेस्ट आ गई? सबसे बड़ा सवाल, एक अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपनी को यह अधिकार किसने दिया कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के इतने जरूरी वीडियो पर वो रोक लगा दे? मेटा का ये ठंडा रटा रटाया जवाब, सॉरी टेक्निकल एरर हो गया। ये किसी के गले नहीं उतरेगा हुक्म। तकनीकी खराबी, सच में कैसे कोई मान ले?
कि जानबूझकर नहीं हुआ है, कैसे हम ये ना माने जब पहले ही मेटा एल्गोरिदम मॉडरेशन सिस्टम पर कई सारे आरोप झेल चुका है। ये पहली बार नहीं है, दुनिया भर के विसल ब्लोअर्स पहले भी मेटा पर सवाल उठा चुके हैं। 2021 मेटा की पूर्व कर्मचारी है फ्रांसिस हॉगन, उन्होंने इंटरनल पेपर दुनिया के सामने रखे जिसमें यह खुलासा हुआ कि कंपनी का एंगेजमेंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम, जिसमें लाइक, कमेंट और शेयर अधिक मिलने वाले कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, ऐसे कंटेंट को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो लोगों को उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। इसके अलावा मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां काम तो भारत में करती है, करोड़ों भारतीयों से मुनाफा कमाती है, लेकिन आखिरकार अमेरिका के कानून के प्रति जवाबदेही होती है उसकी। मेटा के प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी का वीडियो हटाना छोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक और डेटा पॉइंटर दूं आपको। हाल में भारत के आईटी मंत्रालय, सीसीआई और सुरक्षा एजेंसियों ने मेटा की मनमानियों पर चाबुक चलाया है। पता है कब कब? बाल यौन शोषण सामग्री, आप भी परेशान होंगे इससे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, मेटा को नोटिस जारी किया गया है, 7 दिन में जवाब मांगा। इसके बाद आपको पता है भारत में 1,60,000 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट जो है वो बैन हुए। व्हाट्सएप का वो यूजर नेम फीचर अभी अभी आया था, याद है आपको? उस पर रोक लग गई। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए 213 करोड़ की पेनल्टी लगी है। यानी जब कोई कंपनी किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पास कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बचता, तो वो क्या करती है? बाजार में डोमिनेंट स्थिति में आ जाती है, हावी होने की कोशिश करती है। अच्छा, सिर्फ हावी होना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति का फायदा उठाना, यूजर्स और दूसरी कंपनियों को अपनी मनमानी शर्तें मनाने पर मजबूर करना, इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। समझ गए आप? इसके अलावा एआई कंटेंट हटाने की समय सीमा घटाकर 3 घंटे करने का एसओपी भी जारी किया गया। ये सारी चीजें सरकार ने टेक कंपनियों से जवाबदेही लेने के लिए की। और ये जवाबदेही आप जानते हैं क्यों जरूरी है? जानते हैं आप? क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते बिताते हम एल्गोरिदम के ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्क्रीन पर जो हमें दिख रहा है, जो चल रहा है, वही सच है, वही सत्य है, एंड दैट्स द ओनली ट्रूथ, बाकी सब झूठ है। एल्गोरिदम ने आपके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खींच दी है, जिसे डिजिटल दुनिया में कहते हैं इको चेम्बर। क्या कहते हैं? इको चेम्बर। ये अदृश्य दीवार है। अब ये एल्गोरिदम है क्या? सोशल मीडिया एल्गोरिदम असल में एक डिजिटल दिमाग जैसा है, जो ये तय करता है कि स्क्रीन पर कौन सा कंटेंट कब और किसे दिखेगा। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्स विज्ञापन से कमाई करते हैं और इसीलिए इनका इकलौता मकसद आपको ऐप पर ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक कर रखने का होता है। और इसीलिए ये वही कंटेंट आपको फीड में बार बार देता है, परोसता है, जो आपका ध्यान खींचता है। कभी कभी वो अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभी वो बहुत इमोशनली आपको परेशान करता है, उसके बावजूद वो आपको वो कंटेंट दिखाता है, एंगेजमेंट बढ़ा सके ताकि आप। और इस एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, सच्चाई के टुकड़े किए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इतिहास को हटा दिया जाता है, और इन दोनों को जोड़कर एक ऐसी रील बनती है जो आपकी विचारधारा को धीरे 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 स्वेटर बुनते हैं ना, वैसे बुनती चली जाती है। और यही दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान भी दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर 2 एक्सट्रीम वीडियोस, 2 एक्सट्रीम फीड, 2 एक्सट्रीम एल्गोरिदम, एक ही प्रोटेस्ट के 2 अलग अलग चेहरे। एक फीड पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते छात्र, दूसरी फीड पर हिंसा फैलाते उनमें कुछ एलिमेंट। और ये कोई विचार में अलगाव नहीं था, सबके सामने फैक्ट्स ही थे जो अलग अलग तरीके से परोसे जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? आप जानते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि कंटेंट जो है वो पोस्ट किया गया। ठीक है, ये एंगेजमेंट एल्गोरिदम काम कैसे करता है? जब भी इंस्टाग्राम पर कोई रील पोस्ट होती है तो उसे क्या किया जाता है? डायरेक्टली सबकी फीड पर नहीं भेजा जाता है, उसे एक छोटे ग्रुप
पर टेस्ट किया जाता है। मतलब सबसे पहले कंटेंट आया, ठीक है, सबसे पहले कंटेंट आया, फिर एल्गोरिदम टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट सिग्नल देखे जाते हैं। ज्यादा एंगेजमेंट वाले कंटेंट को फिर पुश कर दिया जाता है, ज्यादा लोग ताकि उसे देखें, एंगेजमेंट उससे और ज्यादा बढ़ता है, फिर लोकप्रिय भावनात्मक कंटेंट को ज्यादा फैलाया जाता है। फिर क्या होता है, एक ही तरह का कंटेंट आपको बार बार दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से आपको उस लूप में फंसा दिया जाता है, और यही हुआ भी। लेकिन अब परेशानी क्या है कि दो अलग अलग किस्म के वीडियो, एक ही जगह से बने हुए वीडियो, लेकिन एक का कंटेंट पुश गजब का और दूसरे का कंटेंट पुश कम। एंगेजमेंट के लिए आपको बार बार लगातार एक तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, आपको लगता है ऑर्गेनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल स्टडीज ने जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी की। इसका टॉपिक था द मिथ ऑफ मेटास फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क। यानी मेटा का फ्री स्पीच का दावा एक भ्रम है, ऐसे एक रिसर्च पेपर आया जो लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। इसमें बताया गया कि मेटा का एल्गोरिदम सच या झूठ नहीं समझाता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि लोग कितना देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, कितनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिस पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट होता है उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका असर यह होता है कि अगर कोई पोस्ट गुस्सा दिला रहा है, डर पैदा कर रहा है, विवाद पैदा कर रहा है, तो उसे अक्सर ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। समझ गए ना आप खेल? रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मेटा पूरी तरह नहीं बताता कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, रैंकिंग कैसे होती है, किस पोस्ट को क्यों बढ़ाया जाता है। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एल्गोरिदम के इस खेल में विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट है हमारा भारत। भारत में विदेशी कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बेशुमार प्यार मिला है। लोगों ने खुले दिल से इसे अपनाया है, खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या वही विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंटी गवर्नमेंट कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, सरकार के खिलाफ साजिशें रचते हैं, या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फेवर करते हैं और दूसरे के खिलाफ काम करते हैं? ये वो तमाम सवाल है जिसको खोजना होगा। केंद्र सरकार से लेकर सभी 28 राज्यों तक एक भी ऐसी सरकार या उनका मंत्रालय नहीं है जो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर मौजूद ना हो। राइट? पीएम से लेकर सीएम तक और मंत्री, सांसद, विधायक सभी के अकाउंट इन विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। इसके बावजूद जब विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी हरकतें करते हैं कि वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर में एक तरह की आइडियोलॉजी परोसते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं और आवाज उठती है कि हमारे देश में सरकारें, यहाँ की पब्लिक विदेशी प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती, जबकि हम भारतीय यूजर्स ही हैं जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स को किंग मेकर बना रहे हैं। विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हम क्या हैं? 140 करोड़ का मार्केट, सबसे बड़े कंज्यूमर। यानी भारत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन सच्चाई और अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी हम भारत के लोग विदेशी सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भारत में औसतन 60 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। कितने? 60 करोड़। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस भारत है। दुनिया में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। इंस्टाग्राम यूज करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर मौजूद है। यूट्यूब के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत ही है। चिराग तले अंधेरा, इस मामले में हम भारतीयों पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा नहीं है कि इन विदेशी सोशल मीडिया ऐप का स्वदेशी विकल्प नहीं है। भारत में अमेरिकी कंपनी मेटा के फेसबुक यूजर्स कितने हैं? 55 करोड़। इसी का स्वदेशी विकल्प शेयर चैट है। क्या है? शेयर चैट। लेकिन इसके यूजर्स कितने हैं? केवल 18 करोड़।
भारत में अमेरिकी कंपनी मेटा के इंस्टाग्राम यूजर्स कितने हैं? करीब 53 करोड़। लेकिन इसका स्वदेशी विकल्प है नाइबर्स। इसके कितने यूजर्स हैं? सिर्फ 1,60,000। व्हाट्सएप अमेरिकी मेटा कंपनी, भारतीय यूजर्स कितने हैं? 85 करोड़। और इसी का मजबूत स्वदेशी विकल्प आया आरताई, उसके यूजर्स कितने? 1 करोड़। संदेश ऐप को सिर्फ 58 लाख लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसे अपनाने के लिए सरकारों ने कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग स्वदेशी एप्स पर यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जैसे जोहो मेल याद है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सबने अपना अकाउंट खोला था। भारत सरकार के 16,68,000 आधिकारिक अकाउंट्स पूरी तरह से जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए। सरकार की इस पहल को भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सरकारी डिजिटल माइग्रेशन माना गया। जबकि जोहो के आरताई चैटिंग ऐप पर अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा बेहद एक्टिव रहते हैं। कू जो अब बंद हो गया है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे केंद्रीय मंत्री अकाउंट बना चुके थे, बहुत टाइम तक एक्टिव रहे। 68 लाख फॉलोवर्स योगी के वहां पर हो गए थे, लेकिन क्या हुआ? फंड्स की कमी, बात खत्म। कंज्यूमर्स ने उसे कंज्यूम ही नहीं किया। इसीलिए पाठशाला में आज ये अपील तो बनती है, स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हम एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर 60 करोड़ भारतीय यूजर्स ऐसा कर चुके हैं तो यकीन मानिए एक्स, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सबको पीछे धकेला जा सकता है। संदेश, आरताई, नाइबर, शेयर चैट, ये जितने भी ऐप हैं, इनमें भी मादा है, ये काम कर सकते हैं। और जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके की खबरें आती रहेंगी कि किसी ने लीगल कंप्लेन कर दी तो प्रधानमंत्री का ही वीडियो जो है कुछ देर के लिए गायब कर दिया गया। अब बढ़े आगे पाठशाला में जी। बढ़ना तो इतना आगे है कि कश्मीर से पीओके तक पहुंचना है। पीओजेके ये वो चैप्टर है जो आपको डरी हुई पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में विस्तार से बताएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक जगह है रावलाकोट। आपने जो बयान सुना है वो इसी रावलाकोट के रहने वाले एक नागरिक का है। इस शख्स ने पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। जिस फौज को सीमा की हिफाजत करनी चाहिए वो अपनी ही जनता के सीने को छलनी कर रही है। अवाम के टैक्स के पैसे से हथियार खरीदकर अवाम का ही लहू बहाया जा रहा है। रावलाकोट से कोटली तक जनता पाकिस्तानी जनरल्स के जुल्म को कैसे झेल रही है उसे महसूस कीजिए। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ऐसा ही खौफनाक मंजर है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है, छतों से निशाना बनाया जा रहा है, घरों में घुसकर गोलियां मारी जा रही हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, घायल सड़क पर तड़प रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार है और चीख उस हकीकत को उजागर कर रही है जिसे पाकिस्तान हमेशा बुर्के में, पर्दे में रखने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी सरकार ने किस तरह जन्नत पर कब्जा करके उसे जहन्नुम बना दिया है। जिन लोगों की आवाज को ताकत के दम पर दबाने की कोशिश की गई वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, अपने अधिकार पर सवाल कर रहे थे। पाकिस्तान की फौज शायद भूल गई कि बंदूक डर तो पैदा कर सकती है लेकिन भरोसा नहीं। गोलियां भीड़ को तितर बितर कर सकती है लेकिन आजादी की मांग को खत्म नहीं कर सकती है। पीओजेके में जो हो रहा है उस पर भारत की भी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पीओजेके में विधानसभा चुनावों की खबरें देखी है। भारत का रुख साफ और एक जैसा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है।
चुनावों की ये दिखावटी कवायद मानव अधिकारों के उल्लंघन और आर्थिक शोषण पर पर्दा डालने की कोशिश है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन इसी शोषण और अत्याचार का सीधा नतीजा है। पिछले 54 दिनों में पीओजेके में पाकिस्तानी सेना 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 100 से ज्यादा। आज मौका है सवाल पूछने का उन लोगों से जो भारत में बात बात पर डफली लेकर आंदोलन करने आ जाते थे, कहने लगते थे बोल के लब आजाद हैं। आज उन आजाद ख्याल लोगों के लब कहां हैं? क्विक फिक्स से चिपक गए हैं। सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन आपको दिख रहा है? #ऑल आइज ऑन पीओजेके देखा आपने एक भी ऐसा कैंपेन? ऑल आइज ऑन रफा जो आपको दिखा था वैसा दिखा कुछ? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, किसी सांसद के पास आपने पीओजेके वाला थैला देखा? दिखा कहीं? क्यों? पीओजेके पास है कि फिलिस्तीन? 2013 और 2020 में आपने दुनिया भर में #Black Lives Matter कैंपेन देखा होगा। भारत में इस पर खूब हल्ला हुआ। क्या पीओजेके लाइव्स कोई मैटर नहीं करती? 2015 में #Pray for Paris खूब सुर्खियों में था। आज कोई क्यों नहीं कह रहा प्रे फॉर पीओजेके? क्या पीओजेके के लोगों का कोई मानव अधिकार नहीं? पीओजेके के नाम पर इतनी खामोशी क्यों? Why? 1948 से पीओजेके के मसले को लटकाए बैठा यूएन पीओजेके में जारी पाकिस्तानी सेना के ताजा अत्याचार पर बोलने को तैयार नहीं। गुरुवार को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने इस चुप्पी पर सवाल उठाए। पीओजेके में हो रही हैवानियत पर कहा दूसरे देशों में इस तरह की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन और घटना पर कोई ध्यान नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहे हैं वो पाकिस्तान के वास्तविक चरित्र को पूरी तरह से उजागर करते हैं। इसके पहले 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने पीओजेके में शांति बनाए रखने की अपील भर की बस, लेकिन हालिया नरसंहार पर चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। 4 दिन पहले भारत में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसे ये पाकिस्तानी मीडिया दिखाकर अपनी मनमर्जी का नैरेटिव गढ़ रहा था। भारत में कैसे प्रदर्शनकारियों की आवाज को कुचला जा रहा है ये हेडलाइंस कही जा रही थी, और ये भी कि देखो हमारे पाकिस्तान में एआई समिट हो रहा है। अब पाकिस्तान की इस गलतफहमी का जवाब देना चाहती हूं मैं, और सुन ले ये सब के सब। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 54 दिन से प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग हो रही है, सरेआम प्रदर्शनकारियों की हत्या की जा रही है। लेकिन जिस भारत में ये बोल रहे हैं ना कि बच्चों को बोलने की आजादी नहीं है, उसी भारत के जम्मू कश्मीर की सुनहरी तस्वीर आपके सामने रखती हूं। भारत के जेनजी को दिखाकर पाकिस्तानी मीडिया खोखली सुर्खियां बना रहा है। मैं कश्मीर के जेनजी की एक झलक आपको दिखाती हूं। पुलवामा की शरिया मंजूर, पहली महिला एशियाई कबड्डी लीग में इनका चयन हो गया है। तौसीफ अशरफ जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे एथलीट बन गए जो भारत का प्रतिनिधित्व एशियाई चैंपियनशिप में कर रहे हैं। कुपवाड़ा की जैनब अमीन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर अनुसंधान में उनके योगदान के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गांदरबल जिले में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल रहीम को अमेरिका के MIT में एडमिशन मिल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में उनकी धाक है। अरे भारत ने तो वो कर दिखाया जिसका डंका पूरी दुनिया में यहां के कश्मीरी बच्चे बुलंद कर रहे हैं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिनों की उपलब्धि सुन लीजिए आप। भारत में क्या क्या हुआ ये तो कश्मीर को सुन रहे थे। 18 जुलाई को भारत ने धरती में करीब 1 किलोमीटर गहराई तक पहुंचकर 2 जियोथर्मल जो वेल्स हैं वो बना दिए हैं, जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होगा। 20 जुलाई को कोच्चि में भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में 26 देश पहुंचे, समुद्री सुरक्षा की गुर सीखे। 21 जुलाई को हमारे वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में लाइकेन बनाने वाली फंगस की 5 किस्मों की खोज कर दी। इससे मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होगी।
22 से 24 जुलाई तक भारत में 16वीं ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। 22 जुलाई को स्वदेशी तकनीक से बना दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। 24 जुलाई को कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हो गया। 26-28 जुलाई तक ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी 2 गोल्ड समेत 10 से ज्यादा मेडल जीत लाए और पाकिस्तान तो खाता भी नहीं खोल चुका है। कुल मिलाकर भारत जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के अभियान में बिजी है, तब पाकिस्तान हमेशा की तरह एक फेल्ड स्टेट की पहचान बनने और दूसरे को बनाने में बिजी दिखाई दे रहा है। आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां 1444 खंबे हैं और ये जो 1444 खंबे हैं इनमें से कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं। राजस्थान के पाली जिले में है रनकपुर जैन मंदिर। बेजोड़ वास्तुकला और नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में यह जाना जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है 1444 खूबसूरत नक्काशीदार खंबे और कोई भी खंबा एक जैसा नहीं है। हर खंबे पर अलग अलग डिजाइन, कहीं फूलों की डिजाइन, कहीं देवी देवताओं की आकृतियां, कहीं जियोमेट्रिक पैटर्न और बेहद महीन शिल्पकारी दिखाई देती है। मंदिर की बनावट इतनी सोच समझकर की गई है कि मंदिर का कोई भी खंबा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा तक जो सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे रोकता नहीं। आप मंदिर में किसी भी खंबे के पीछे खड़े हो जाइए, किसी भी खंबे मतलब 1444 में से कोई खंबा चुन लीजिए, आपको भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। मंदिर के हर खंबे पर भगवान आदिनाथ से जुड़ी घटनाओं के संदेश को दर्शाया गया है। 15वीं शताब्दी में यह बना था। 50 साल से ज्यादा का समय लगा। रणकपुर मंदिर इस बात का प्रमाण है कि उस दौर के भारतीय शिल्पकारों के पास अद्भुत क्रिएटिविटी थी, कल्पना शक्ति, तकनीक की कुशलता। तो कभी समय निकालिए, इस मंदिर को देखकर आइए। अब मुझे इजाजत दीजिए, आज इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला। नमस्कार।